दोस्तों स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 2 और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम इस एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी सीधा जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव प्रश्न से और लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है आपका रेटिना। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है आपका रेटिना है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि आँख व्यवहार होता है तो आँख जो है ना ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं अध बिंदु। ठीक है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो है आपका दृष्टिपटल। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टिपटल पर, याद रखिएगा। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यह होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो यह सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। ठीक है, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है नेत्र में समायोजन की क्रिया। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं परितरिका कहते हैं। ठीक है, पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है, परितरिका करता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को हम क्या कहते हैं, परितरिका कहते हैं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, परितरिका। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है आँख की पुतली। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे कहते हैं परितरिका। ठीक है, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, परितरिका। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो ये आपका परितरिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग है तो 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, छोटी बन जाती है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली क्या होता है, सिकुड़ करके छोटी बन जाती है। ऑप्शन जो है ना ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी बन जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है कि मध्य प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो यह आपका परितरिका की स्थिरता से मध्य प्रकाश में पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है कि नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो यह कोशिकाएं पाई जाती है आपका प्रकाश सुग्राही कोशिका। ठीक है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि जब नज़दीक के वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है तो गोल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं। नेत्र गोलक की गोल हो पाने पर, ठीक है, हो जाता है तब निकट की वस्तु को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। तो 1/10 सेकंड तक रहता है हमारे आँख पर बने हुए किसी वस्तु का प्रतिबिंब। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि दृष्टि निवर्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये आपका चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष कहलाता है आपका जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन
घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोल्गी न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो ये होता है अविदुक्ता। ठीक है, अविदुक्ता होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र दो है, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न कहता है कि शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, तो एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र जो होगा ये आपका 150 डिग्री होगा। ठीक है, 150 डिग्री होगा नेत्र क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है, तो द्विबिंबीय चपटा दिखता है एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार। अगला प्रश्न है आपके सामने चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दो आँख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है, तो त्रिबिंबीय दिखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो विद्युत सिग्नल में करता है। ठीक है, रेटिना प्रकाश को किससे परिवर्तित करता है, तो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न कि अभिनीत लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाता है समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, समंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्निया। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चूहे होगा। चूहे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो शंकु कोशिकाएं जो होते हैं चूहे की दृष्टिपटल में नहीं होती है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो यह पक्षमावी द्वारा होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है कि पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है, तो जो वर्णांध नहीं होता है उसको दिया जाता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, तो फोकस दूरी घट जाती है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो यह पहुंचता है आपका दृक् तंत्रिका द्वारा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो यह अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो आपका परितरिका जो है और नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, परितरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न करता है एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है, तो ये आपका समंजन क्षमता। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो दूर दृष्टि होता है। ठीक है, जो नेत्र निकट की वस्तु देख नहीं पाता है तो उसमें कौन सा दृष्टि होता है, आपका दूर दृष्टि होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है आपके सामने प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो आपका जरा दृष्टि दोष को उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बने दो लेंसों जिसको हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, इसके द्वारा जो है ना जरा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो ये आपका बेलनाकार लेंस से होता है। अबिंदुकता नेत्र वाले दोष को
जो है से बेलनाकार लेंस लगा करके उसके दोष को क्या है निवारण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, उसके इसके बीच की दूरी को कहते हैं तो दृष्टि परास कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो उत्तल लेंस को जो है ना, उत्तल लेंस को उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो ये आपका उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती हैं तो दूर की वस्तु को। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है कि जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि द्वारा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग करके दोष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी तो इनमें से सभी यानी 10 वर्ष 25 साल 60 साल के व्यक्ति जो है ना नेत्र जो है ना दान कर सकते हैं। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए तो 4 से 6 घंटे के अंदर जो है ना मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर जो है ना नेत्र को आँख को निकाल लेना चाहिए, यानी 4 से 6 घंटे तक नेत्र जो है ना सुरक्षित रहता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है तो यह आपका कौन कौन व्यक्ति जो है ना नेत्र दान कर सकता है तो मधुमेह का रोगी और उसके बाद जो है दमे का रोगी, ये दोनों रोगी जो है ना नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख एवं ग दोनों। ठीक है, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी दोनों जो है ना नेत्रदान कर सकता है। संक्रामक रोग से पीड़ित रोग नेत्रदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है निम्न में से कौन व्यक्ति जो है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है तो एड्स से पीड़ित लोग व्यक्ति जो है ना एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है यह नेत्रदान नहीं कर सकता। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं तो विकासशील देशों में जो है ना यह 3.5 करोड़ व्यक्ति जो है ना दृष्टिहीन है। ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है आपके सामने किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा तो यह होगा आपका कोण आई के बराबर होगा। ठीक है, कोण आई के बराबर होगा। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोण आई के बराबर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न कहता है किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को कहते हैं तो विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी प्रिज्म के 2 पार्श्व पृष्ठों के बीच को कोण को कहते हैं तो प्रिज्म का कोण कहते हैं। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश की किरणें। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है तो जो है ना आपका बैंगनी रंग का विचलन जो है ना सबसे कम होता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचलन बैंगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, तरंग लाल का सबसे अधिक, बैंगनी का विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी का विचलन जो है ना सबसे अधिक होता है, लाल का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है,
क्योंकि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका विचलन सबसे कम और जिसका विचलन सबसे अधिक उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो आपका जो है ना लाल का जो है आपका विचलन कम होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, लाल रंग का विचलन निम्नतम होता है, कम होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपका लाल रंग का जो है ना उपयोग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है आपका बैगनी रंग। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है? आपका बैगनी रंग है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? तो सभी रंगों से कम होगा, लाल रंग का। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होता है। यही कारण प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंग से बने होते हैं। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि द्वितीयक इंद्रधनुष से पानी की बूंद के अंदर कितनी आंतरिक परिवर्तित होती है? तो आंतरिक परिवर्तन जो होता है आपका 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष से पानी की बूंद के अंदर जो है इससे आपका आंतरिक परिवर्तन होता है 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने कि जब पानी की बूंदे के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कांच का अपवर्तना के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कांच का अपवर्तना के विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कांच का अपवर्तन किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है कांच का अपवर्तन। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कांच का अपवर्तन किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है कांच का अपवर्तनांक। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों के गुजरने दिया जाए इन 7 रंगों से गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो यहाँ पर श्वेत रंग प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है। उस वस्तु का वर्ण होगा तो वह उस वस्तु का वर्ण होगा आपका लाल रंग। ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो यह वस्तु काला दिखाई देगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखाई देती हैं क्योंकि यह परिवर्तित करता है हरे वर्ण को। ठीक है, इसलिए पेड़ की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक वर्ण में आपका आ गया लाल, उसके बाद आपका नीला, उसके बाद आपका हरा। ये सभी क्या है? प्राथमिक वर्ण है, याद रखिएगा। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर क ख ग तीनों। ठीक है, याद रखिए, पूछे भी जाता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने कि तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाते हैं। तो यह वर्ण कहलाता है आपका मिश्र वर्ण कहलाता है। और उसके बाद क्या कहलाता है? आपका मैजेंटा, सायान तथा पीला कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर क ख दोनों कहलाता है। ठीक है, दोनों प्राप्त होता है आपका प्राथमिक वर्ण से। मिश्र वर्ण और मैजेंटा, सायान तथा पीला, तीनों प्राथमिक वर्ण को मिलाने से जब समान अनुपात में मिलाते हैं तो श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? आपका मिश्र वर्ण प्राप्त होता है, जिसको मैजेंटा, सायान तथा पीला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन
ग इसका राइट आंसर हो जाएगा क ख दोनों। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो आपका श्यान वर्ण का जो है ना प्राप्ति होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? तो मैजेंटा प्राप्त होगा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश को मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? तो यह पीला होगा। ठीक, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो फ्रिज का प्रयोग होता है इस स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश श्वेत प्रकाश के एक पर्दे पर लिया जाता है तो रंगों के बैंड को कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? तो आपका ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक क्या है? बढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है? तो ये आपका है चपटा दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखता है, आपका चपटा दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का समय का अंतर होता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि उदय अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कोलाइडी विलयन को प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? तो किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह दिखता है प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिए हुआ प्रश्न कहता है कि घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु का प्रकाश पुंज को प्रकर्षित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग सुस्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि परिकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो आपका परिकिरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य का प्रकाश परिकिरण नहीं हो पाता है। यही कारण है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जब प्रकाश वायु के कोनों पर पड़ता है तो कोनों के आवेश कंपन करने लगता है तो और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को परिकिरण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम जिसको किरण पुंज कहते हैं गुजरने पर क्या होता है? तो दूध में परिकिरण होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? कोलाइडी कण होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंग में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है क्योंकि उनके अलग अलग क्या है? तरंगदैर्ध्य होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के तरफ चलते प्रश्न कहता है कि पराबैंगनी प्रकाश अत्यंत कम वस्तुओं को देखना यह क्या है? तो यह कठिन है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते अगला प्रश्न है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करती है? तो आपका नीला करता है। अति सूक्ष्म कण जो है ना किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं? तो आपका नीला प्रकाश को। अगले प्रश्न की तरफ चलते अगला प्रश्न कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो आपका प्रकाश का परिकिरण। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण जो होता है लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक
क्या करता है, प्रबलता से प्रकीर्णन करती है। यही कारण है कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि क्या है कि धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है, इसलिए प्रकाश नीला दिखाई, इसलिए आकाश जो है ना नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा, तो श्वेत होगा। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो पीला रंग का जो है ना प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः जो है ना एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लिए। चैप्टर 2 का जितने भी ऑब्जेक्टिव था आपका दिया हुआ समाप्त हुआ। अगले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए।